सभी को जय श्री श्याम। मैं सुशील कुलचानिया उड़ान क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूं जो है जी स्टैटिक्स सांख्यिकी की। बात समझ रहे हो क्या? और मैं कहता हूं जी एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कुछ एक एग्जामों में ये टॉपिक पूछा जाता है और जहां जहां पूछा जाता है मैं कहता हूं जी वहां वहां बिल्कुल सारे के सारे क्वेश्चन अपन कवर करने वाले हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बिल्कुल आप ध्यान से देखना, आराम आराम से देखना, सारी चीजें समझ में आएगी। तो फटाफट से डन कर दो, फटाफट से बता दो कि हाँ सर हम बिल्कुल रेडी है, तैयार है। बता दो भी दोस्तों फटाफट से। तो अभी अपन शुरुआत करते हैं जी स्टैटिक्स। तो सबसे पहले दोस्तों अपन कुछ छोटी छोटी बातें सीखते हैं, फिर उसके बाद में अपन धीरे धीरे इसी क्रम में आगे बढ़ते चलेंगे। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो दोस्तों आपके सामने, यहाँ पे देखना भाई, ये देखो जी आपके सामने यहाँ पे क्या है, एक बारंबारता जो बटन है वो आपके सामने तैयार है। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे देखो, अब इसके अंदर मैं आपको छोटी छोटी सारी बात समझा रहा हूँ। यहाँ पे ये क्या है, अंतराल है। ये आपके सामने क्या है जी, अंतराल है। जैसे यहाँ पे अंतराल कितना है, 0 से 10 है, तो यहाँ पे प्राप्तांक कितना है, 5 है। बारंबारता इसकी कितनी है जी, 5 है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या आएगा, 0 से 10 के बीच में जो बारंबारता होगी वो कितनी है जी, 5 है। बात समझ में आ गई ना? फिर यहाँ पे अगर मैं ये पूछूं कि 30 से 40 की यदि बारंबारता है तो आप कितनी बोलोगे जी, 11 है। बात समझ में आ गई ना? तो यहाँ पे दोस्तों अपन इस सारणी से अभी अपन सारी कहानी, सारे छोटे छोटे पॉइंट्स है वो अभी दोस्तों सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे देखना, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं जी वर्ग की। किसकी बात कर रहे हैं जी, वर्ग की बात कर रहे हैं, क्लास की बात कर रहे हैं। सबसे अपना फर्स्ट पॉइंट यही है। तो यहाँ पे मेरे साथ साथ पढ़ो, देखो कि प्रत्येक अंतर को जिसमें मदें सम्मिलित होती है, यानी प्रत्येक अंतर जिनमें मदें सम्मिलित होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, क्लास कहते हैं। समझ रहे हो ना? जैसे यहाँ पे क्या है, 0, जैसे यहाँ पे क्या है, देखो 10 से 20 है, जैसे 100 से कितनी है, 200 है, आदि इस प्रकार जो चल रही है। बात समझ में आ रही है ना? देखो भाई यहाँ पे वर्ग क्या होता है, देखो वर्ग यहाँ पे ये होता है, देखो यहाँ पे जैसे 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40, इस प्रकार, यानी जिसमें मदें सम्मिलित होती है वही क्या कहलाती है, वर्ग कहलाती है, क्लास कहलाती है। समझ रहे हो ना? ये छोटे छोटे दोस्तों पॉइंट्स हैं, इनको पहले आप ध्यान में रखना, फिर अपन आगे बढ़ते चलेंगे। इसके बाद में देखना दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट अपन बात कर रहे हैं, वर्ग आवर्ती की बारंबारता। वर्ग आवर्ती बारंबारता क्या होती है, सुनना। ये होते हैं जी किसी भी वर्ग में आने वाले चरों की संख्या वर्ग आवर्तियां कहलाती है। क्या कहलाती है जी, वर्ग आवर्तियां कहलाती है। अभी मैंने बताया था ना कि जो 0 से 10 का जो अंतराल है उसकी जो बारंबारता है वो 5 है। उसके बाद में मैंने आपका इसको भी मैंने बताया था कि 30 से 40 जो आपके पास अंतराल है, जो 30 से 40 आपके पास अंतराल है, इसकी जो बारंबारता है वो कितनी है दोस्तों, 11 है। बात समझ में आ गई ना? तो ये बात मैंने आपको अभी बताई थी। तो दोस्तों अपन ने किसके बारे में, वर्ग के बारे में भी देख लिया, वर्ग आवर्ती के बारे में भी देख लिया कि किसी भी वर्ग में आने वाले चरों की संख्या वर्ग आवर्तियां कहलाती है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी यहाँ पे देखो दोस्तों लिखा हुआ है कि 0 से 10 की बारंबारता कितनी है, 5 है। अब यहाँ इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? तो ये दोस्तों, ये तो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, ये तो थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। इसके बाद में क्या है जी, वर्ग का विस्तार या वर्ग आयाम, वर्ग अंतराल एक ही बात है। किसी वर्ग की ऊपरी और निचली सीमा के अंतर को क्या कहते हैं, वर्गांतर कहते हैं या विस्तार कहते हैं। क्या कहते हैं कि किसी भी वर्ग की ऊपरी और निचली सीमा के अंतर को क्या कहते हैं जी, वर्गांतर कहते हैं। बात समझ में आ रही है ना? ऊपरी सीमा की, जैसे यहाँ पे देखो अपन बात करें, आपके सामने क्या है, 10 से 20 है, आपके सामने क्या है, 10 से 20 है, अभी आगे आएगा भी देखो। तो यहाँ पे ये तो क्या कहलाता है, ये तो कहलाता है लोअर लिमिट, और ये क्या कहलाता है, अपर लिमिट कहलाता है। निचली सीमा और क्या कहलाता है, ऊपरी सीमा कहलाता है। बोलो बात समझ में आ रही है ना? लोअर लिमिट और क्या होता है जी, अपर लिमिट होता है, ठीक है? अरे बात समझ में आ रहा है ना? ये क्या होता है जी, यहाँ पे लोअर लिमिट होती है, ये क्या होती है जी, यहाँ पे अपर लिमिट होती है। समझ रहे हो ना? अपर और लोअर समझ गए ना? ठीक है जी। इसके बाद में देखो अपन नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। देखो वर्ग की, देखो सीमाएं, वर्ग की क्या है जी, सीमाएं। वर्ग की सीमाएं ध्यान से देखना दोस्तों। यहाँ पे क्या कुछ ये थ्योरेटिकल चीजें हैं, बस इसके बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। बाकी जब आपको मैं आगे क्वेश्चन करवाऊंगा, क्वेश्चन सीरीज करवाऊंगा ना,
उसमें ये चीजें फिर आपको ध्यान में ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे बार बार क्वेश्चन करेंगे ना, तो वहां पे अपन ये सारी की सारी चीजें है ना सीख जाएंगे। यहाँ शब्दों में है ना, इसलिए थोड़ा आपको लग रहा है। बस आप एक बार देख लो, इसके बाद में फिर अपन क्वेश्चन सीरीज में अपन आगे बढ़ेंगे कि क्वेश्चन आएंगे तो किस तरीके से अपन करने वाले हैं। इसके बाद में थर्ड पॉइंट देखो, वर्ग सीमाएं, क्लास लिमिट्स है ना, वर्ग सीमाएं। अब देखो जी, यहाँ पे क्या है कि प्रत्येक वर्गांतर में 2 सीमाएं होती है जिन्हें वर्ग सीमाएं कहते हैं। प्रत्येक वर्गांतर के अंदर 2 सीमाएं होती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, बोलो फटाफट से, वर्ग सीमाएं। अब देख लो यहाँ पे, ये देखो निचली सीमा, मैंने बताया था ना लोअर लिमिट, निचली सीमा क्या आएगा, लोअर लिमिट आएगा। ये देखो लोअर लिमिट क्या होता है, निचली सीमा, प्रत्येक वर्ग की पहली संख्या को निचली सीमा कहते हैं। ये देखो यहाँ पे मैंने बताया था, ये जो क्या कहलाती है, ये लोअर लिमिट कहलाती है, निचली सीमा। जैसे अपन ने यहाँ पे क्या ले लिया, एक वर्ग ले लिया, कितना 10 से 20 है ना, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे देखना दोस्तों, यही बात है कि निचली सीमा, लोअर लिमिट क्या होती है, प्रत्येक वर्ग की पहली संख्या को निचली सीमा कहते हैं। बात समझ में आ गई ना। जैसे 10 से कितना है, 20 है, जैसे 10 से 20 है, तो ये क्या कहलाती है, लोअर लिमिट कहलाती है। अरे बोलो फटाफट से, बात समझ में आ गई ना। तो आप इसको किस से लिख सकते हो, L1 से। ओके, कोई डाउट नहीं है ना। इसके बाद में देखो दोस्तों, यदि अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अपर लिमिट, वर्गांतर की दूसरी अधिकतम संख्या को ऊपरी सीमा कहते हैं। साधारणतः देखो 10 और 20 में वर्ग में, 10 और 20 के वर्ग में जो 20 है वो क्या है, ऊपरी सीमा है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो यहाँ पे 20 है ना, ये क्या है, ऊपरी सीमा है, अपर लिमिट है। इसको अपन किससे लिख सकते हैं, L2, बोलो, संबोधित कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो दोस्तों यहाँ पे अभी देखो, अभी अपन ने क्या पढ़ा, वर्ग सीमाएं पढ़ी है, अपर लिमिट पढ़ी है, लोअर लिमिट पढ़ी है, वर्ग क्या होता है, बारंबारता क्या होती है। तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। एक बार बस आप मेरे साथ साथ इनको देखते जाओ, बाद में क्वेश्चनों में ये सारी बातें आने वाली है मैथमेटिकल रूप में, समझ रहे हो ना। यहाँ पे शब्दों में बखान किया गया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में देखना, इसके बाद में देखो जी, एक छोटी सी बात ये और देखो, एक छोटी सी बात ये और देखो, इस पर क्या होता है दोस्तों, कई बार वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, बस यहाँ से वो कई बार क्या कर लेता है दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। इसलिए यहाँ पे ये छोटी छोटी बातों का जानना जरूरी है। इसके बाद में वर्ग सीमाओं का निर्धारण, वर्ग सीमाओं का निर्धारण, तो सुनना भाई, यहाँ पे क्या है देखो, वर्ग सीमाओं का निर्धारण है ना, वो मुख्यतः कितने प्रकार से किया जाता है, 2 प्रकार से किया जाता है। जो वर्ग सीमाओं का निर्धारण है दोस्तों, वो मुख्यतः कितने प्रकार से किया जाता है, 2 प्रकार से किया जाता है। एक तो होती है अपवर्जी रीति और एक होती है समावेशी श्रेणी। एक कौन सी होती है, अपवर्जी श्रेणी, और एक कौन सी होती है, समावेशी श्रेणी होती है। समझ रहे हो ना। अपवर्जी का मतलब समझो पहले, इस रीति से एक वर्ग की ऊपरी सीमा दूसरे वर्ग की निचली सीमा के बराबर होती है। ध्यान से सुनना भैया, गौर से। ये क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे अपन इसको एग्जाम्पल से समझेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। पहले यहाँ पे जो थ्योरेटिकल बात है वो समझो। एक वर्ग की ऊपरी सीमा, ये वर्ग है ना 110 से 20, इसकी ऊपरी सीमा, आप मेरे साथ साथ बोलो, एक वर्ग की ऊपरी सीमा, तो इस वर्ग की ऊपरी सीमा कितनी है, बोलो 120 है। और दूसरे वर्ग की निचली सीमा, ये देखो, दूसरे वर्ग की निचली सीमा के बराबर होती है। एक वर्ग की ऊपरी सीमा दूसरे वर्ग की निचली सीमा के बराबर होती है। इस प्रकार की जो रीति होती है वो क्या कहलाती है, अपवर्जी रीति कहलाती है। अब अगर मैं इस वर्ग को उठाऊं, अगर मैं इस वर्ग को उठाऊं, तो इसकी यहाँ पे देखो, इसकी अगर अपन बात करें, अपर लिमिट 130 है, और दूसरे वर्ग की अगर बात करूं तो इसकी क्या है, लोअर लिमिट 130 है। तो इसका मतलब पहले वर्ग की अपर लिमिट और दूसरे वर्ग की लोअर लिमिट बराबर, इस प्रकार की रीति क्या कहलाती है, अपवर्जी रीति कहलाती है। बोलो फटाफट से डन कर दो कि हाँ, मैं ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये हमें समझ में आ रहे हैं। और दोस्तों जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें तो ये पॉइंट बिल्कुल अच्छे से क्लियर होने वाले हैं, सारे के सारे। वहां यूज होगा अपर लिमिट, लोअर लिमिट, सारी बातें यूज होने वाली है। समझ गए ना। तो डन कर दो फटाफट से। इसके बाद में समावेशी श्रेणी। समावेशी श्रेणी में क्या होता है कि इस रीति में एक वर्ग की ऊपरी सीमा दूसरी वर्ग की निचली सीमा से क्या होती है दोस्तों, कम होती है। वापस से देखो, एक वर्ग की ऊपरी सीमा, समझ गए, दूसरे वर्ग की निचली सीमा से क्या होती है, कम होती है। कैसे, जैसे यहां पे देखना, यहां पे देखना, जैसे यहां पे 0 से 9 आया, समझ गए ना। फिर कितना आएगा, फिर कितना आएगा, जैसे यहां पे कितना आया, 10 से 19 आया, 10 से कितना आया, 19 आया, समझ गए ना मेरी बात को। फिर यहाँ पे कितना आएगा, जैसे 20 से कितना आया, 29 आया। अरे बात समझ गए ना।
तो यहाँ पे देखो दोस्तों इस प्रकार की बात होती है, वो क्या कहलाती है, समावेशी श्रेणी कहलाती है। इस रीति में एक वर्ग की ऊपरी सीमा, एक वर्ग की ऊपरी सीमा जैसे 0 से 9 है, तो यहाँ पे कितना है, 9 है। और वो कह रहा है दूसरी वर्ग की निचली सीमा, यहां दूसरे वर्ग की निचली सीमा कितनी है, 10 है। तो यही तो मैं बताना चाह रहा हूं कि एक वर्ग की ऊपरी सीमा, एक वर्ग की ऊपरी सीमा दूसरे वर्ग की निचली सीमा से कम होती है। यानी दूसरे वर्ग की निचली सीमा से कितनी कम होती है, ये देख लो यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो 0 से 9 है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये क्या है, कम है ना। और फिर यहाँ पे इस वर्ग को उठाओ, ये वर्ग कितना है, 10 से 19 है, और ये वर्ग कितना है, 20 से 29 है। तो आप एक बात बताओ, इस वर्ग की क्या है, अपर लिमिट है, और इस वर्ग की क्या है, लोअर लिमिट है। तो इससे ये कम है कि नहीं है। तो इस प्रकार की जो श्रेणी होती है वो क्या कहलाती है, समावेशी श्रेणी कहलाती है। तो यहाँ पे फटाफट से डन कर दो कि सर हमें बात समझ में आ गई है कि अपवर्जी रीति और जो समावेशी श्रेणी होती है इनमें फर्क क्या होता है। कई बार वो यहाँ पे इस पर वो डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन कर लेता है, इसलिए मैंने आपको ये बात समझा दी है। तो डन कर दो कि हाँ हमें अच्छे से समझ में आ गई। देखो फटाफट से फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, ओके है ना। नेक्स्ट देखना दोस्तों, नेक्स्ट देखो यहाँ पे, ये देखो दोस्तों यहाँ पे ये दिया भी गया है, ये देखो यहाँ पे देखो दोस्तों, ये एग्जाम्पल करके देखो। अपन ने वहां भी एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ भी देखो 111 से कितना आया, 120 आया, समझ रहे हो ना। फिर यहाँ पे 121 से कितना आया, 130 आया। तो ये देखो एक वर्ग की अपर लिमिट और दूसरे वर्ग की लोअर लिमिट यहाँ पे देख लोगे, समझ रहे हो ना, कम ही आ रहा है ना। फिर यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कितना है जी, यहाँ पे इस प्रकार से देखो दोस्तों, अगर इस प्रकार से अपन आगे बढ़ते चलेंगे तो यहाँ पे देखो दोस्तों 0 से 10 है ना। फिर यहाँ पे इसको कितना आएगा, यहाँ पे 11 से 20 होगा ना। ये थोड़ा सा देखना दोस्तों, 11 से कितना होगा, 20 होगा। यहाँ पे कितना आएगा भैया, 11 से। देखो दोस्तों यहाँ पे ये क्या है कि थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है ना, थोड़ा सा बस आप इतना ध्यान में रखो यहाँ पे कि 111 से 120, 121 से 130 है ना। तो अपने को तो यहाँ पे मोटी मोटी बात दोस्तों समझनी थी, वो आपको समझ में आ गई होगी। बोलो फटाफट से, बोलो भाई, बोलो बोलो, डन कर दो फटाफट से, फटाफट से डन कर दो कि हमें बात समझ में आ रही है। फिर मुद्दे की बात समझ में आ गई ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मुद्दे की बात समझ में आ गई ना। बस यहाँ पे इसको, यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, देखो भी फटाफट से इसके बाद में बोलो। तो यहाँ पे आप लोग बात समझ गए होंगे ना कि समावेशी और अपवर्जी क्या होता है। अरे भाई समावेशी और अपवर्जी, समावेशी और अपवर्जी क्या होता है, ये लो जी, बोलो बात समझ में आ गई, फटाफट से डन कर दो जी, है ना। यहाँ पे देखो दोस्तों मैंने आपको समझा दिया, ये देखो ये एग्जांपल लेके समझा दिया, और यहाँ पे भी नेक्स्ट भी आपको मैंने थोड़ा सा बता दिया है, यहाँ पे भी मैंने आपको बता दिया है। बोलो फटाफट से। अब देखना दोस्तों, इसके बाद में अपन क्या पॉइंट पढ़ने वाले हैं, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कौन सा, मध्य मूल्य, मिड वैल्यू मध्य मूल्य। अब देखना भैया मध्य मूल्य। अब देखो दोस्तों, अपन यदि मध्य मूल्य की यदि अपन बात करें, मध्य मूल्य की अपन बात करें तो सुनो भाई, मध्य मूल्य क्या होता है, वर्ग सीमाओं के बीच के मूल्य को मध्य मूल्य कहते हैं। वर्ग सीमाओं के बीच के मूल्य को क्या कहते हैं दोस्तों, तो वर्ग सीमाओं के जो बीच का मूल्य है उसको हम क्या कहते हैं, मध्य मूल्य कहते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए ऊपरी सीमा और निचली सीमा को जोड़कर 2 का भाग दिया जाता है। यानी मध्यमान मिड वैल्यू ज्ञात करने के लिए, बोलो फटाफट से, क्या किया जाता है, यानी यहाँ पे मिड वैल्यू निकालने के लिए जो एक वर्ग दे रखा है उसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़कर 2 का भाग लगाया जाता है, वहां से मिड वैल्यू आती है, क्वेश्चनों में यूज होगी। अब सुनो यहाँ पे, जैसे मेरे पास कोई वर्ग, मैंने 10 से 20 वर्ग ले ली, मैंने कोई वर्ग कितना ले लिया, 10 से 20 ले लिया। आप मेरे को ये बताओ, आप यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, आप मेरे को ये बताओ दोस्तों, इसकी जो यहाँ पे लोअर लिमिट 10 है और इसकी अपर लिमिट कितनी है, बोलो 20 है। तो यहाँ पे क्या है कि मिड वैल्यू निकालने के लिए लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, यहाँ पे क्या आएगा जी, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस में क्या आएगा जी, अरे भाई बोलो फटाफट से, लोअर लिमिट प्लस का क्या आएगा, लोअर लिमिट प्लस का आएगा जी अपर लिमिट।
प्लस का क्या आएगा जी अपर लिमिट। बोलो बात समझ में आ रही है। और बटा में कितने का भाग लगाना है, 2 का भाग लगाना है, तो मिड वैल्यू आ जाएगी। तो इन दोनों को जोड़ो, कितना आया बोलो फटाफट से, 30 आया। 30 में 2 का भाग लगाया, इसका मतलब मिड वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। तो फटाफट से डन कर दो कि हमें ये बात समझ में आ गई है कि मिड वैल्यू क्या होती है। तो दोस्तों अपन ने अभी जो देखा है वो क्या देखा है, मध्य मूल्य देखा है, मिड वैल्यू क्या होती है। बोलो सही है ना। और बाकी ये सारी की सारी चीजें जो शब्दों में लिखी गई है ये क्वेश्चनों में बिल्कुल दोस्तों यूज होने वाली है, क्वेश्चनों में बिल्कुल यूज होने वाली है, समझ रहे हो ना। इसके बाद में देखो जी, इसके बाद में अपन बात करते हैं जी, इसके बाद में अपन बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है बारंबारता बंटन। बारंबारता बंटन होता है वो 2 प्रकार का होता है, बारंबारता बंटन। अरे इसके बाद में देखो मिड वैल्यू, इसके देखो यहाँ पे अपन ने मिड वैल्यू की तो बात ही कर लिया, अब अपन बात करते हैं बारंबारता बंटन। यहाँ पे ये क्या है जी, बारंबारता बंटन है। बारंबारता बटन मत कर लेना रे, बटन है ना, बटन, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे देखो बारंबारता बंटन की यदि अपन बात करें, देखो ये कितने प्रकार का होता है बारंबारता बंटन, 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है जी, 2 प्रकार का होता है। तो यहाँ पे देखना दोस्तों, यहाँ पे देखना, एक तो होता है सतत बंटन। सतत बंटन यानी यदि बंटनों की संख्या सतत है तो उसे हम क्या कहते हैं, सतत बंटन कहते हैं। यदि बंटनों की संख्या क्या है, सतत है, तो उसे हम सतत बंटन कहते हैं। कैसे, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, आप लोग समझ रहे होंगे। 0 से 10, 10 से 20, ये क्या है, कंटिन्यूस में चल रहा है ना। देख लो 0 से 10, 10 से 20, अरे बोलो कंटिन्यूस में चल रहा है, समझ गए आप। और यहाँ पे असतत बंटन क्या होता है, यदि बंटनों की संख्या सतत नहीं है, यदि बंटनों की संख्या, यदि बंटनों की संख्या क्या नहीं है दोस्तों, सतत नहीं है। यदि बंटनों की संख्या क्या नहीं है, सतत नहीं है। सतत नहीं हो तो इस प्रकार का क्या कहलाता है, असतत बंटन कहलाता है। सतत, सतत नहीं है, नहीं हो तो क्या कहलाता है, असतत बंटन कहलाता है। बोलो बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे असतत का मतलब यदि अपन बात करें तो 0 से 9, यानी आप मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे कि एक वर्ग की अपर लिमिट और दूसरे वर्ग की लोअर लिमिट, यहाँ पे देख लो क्या कंटिन्यूस में चल रही है, क्या कम है ना, इसका मतलब इस प्रकार की जो बंटन होती है वो क्या कहलाती है, असतत बंटन कहलाती है। और यहाँ सतत कैसे कहलाई, क्योंकि एक वर्ग की ऊपरी सीमा और दूसरे वर्ग की निचली सीमा, ये 10 है तो ये 10 से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे ये 20 से खत्म हो रहा है तो ये नेक्स्ट 20 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, ये 9 पे खत्म हो रहा है ना, तो नेक्स्ट 10 से स्टार्ट हो रहा है, समझ रहे हो ना, मेरी भावनाओं को समझ रहे हो। तो आप समझ गए होंगे कि बारंबारता बंटन 2 प्रकार के, एक तो सतत बंटन और एक असतत बंटन। होता क्या है वो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया है। बोलो भाई फटाफट से, बात समझ में आ गई क्या। तो ये दोस्तों सारी के सारे थ्योरेटिकल चीजें हैं, ये जो 10-15 मिनट की जो बातें हैं ये थ्योरेटिकल है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना जरूरी है। उसके बाद में तो क्वेश्चन सीरीज कंटिन्यूस में चलने वाली है और कोई भी डाउट है नहीं आने वाला। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों माध्य के प्रकार। इसके बाद में क्या बात करते हैं जी, माध्य के प्रकार। देखना भाई, स्टार लगा लेना भैया। इसके बाद में क्या बात करते हैं, माध्य के प्रकार। अब माध्य के प्रकार देखो दोस्तों, अपन यदि इसके बारे में बात करें, माध्य के प्रकार के बारे में बात करें तो ध्यान से सुनना। देखो भाई यहाँ पे देखना, आप यहाँ पे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप तथा माध्यों को साधारणतः 2 भागों में विभाजित किया जाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप तथा जो साधारणतः उनको कितने भागों में विभाजित किया जाता है, 2 भागों में विभाजित किया जाता है। अब देखना फर्स्ट क्या है, समांतर माध्य अथवा औसत। फर्स्ट क्या है, अर्थमेटिक मीन, समझ रहे हो ना। और एक बात बता दूं दोस्तों, यहाँ पे ये ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ही अपने को क्या, अपने को कौन सा पढ़ना है, ओनली और फॉर, इसमें अपने को समांतर माध्य अथवा औसत पढ़ना है, समझ रहे हो ना। न तो अपने को गुणोत्तर माध्य पढ़ना है, नहीं अपने को हरात्मक माध्य पढ़ना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखना दोस्तों, यहाँ पे कितने प्रकार, 2 प्रकार में विभाजित किया गया है, ठीक है ना। अब देखो जी, दूसरा क्या है, स्थिति माध्य। दूसरा क्या है, स्थिति माध्य। स्थिति माध्य के अंदर अपन दोनों ही पढ़ने वाले हैं, एक तो बहुलक भी पढ़ने वाले हैं और माध्यिका भी पढ़ने वाले हैं। बहुलक और माध्यिका दोनों ही पढ़ने वाले हैं, समझ रहे हो ना ध्यान से। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, इसमें तो देखो एक ही पढ़ने वाले हैं, समांतर माध्य अथवा औसत एक ही पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे स्थिति माध्य के अंदर क्या है अपन, यानी एक तो होता है गणितीय माध्य। यहाँ पे इसको, यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा लिख लेना, ये देखो ये 2 प्रकार का होता है भाई। ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, ध्यान से सुनना। एक तो होता है गणितीय माध्य,
एक तो क्या होता है गणितीय माध्य, और एक क्या होता है स्थिति माध्य। एक होता है गणितीय माध्य और एक क्या होता है स्थिति माध्य। समझ रहे हो ना, एक गणितीय माध्य होता है, एक स्थिति माध्य होता है। अब गणितीय माध्य के आगे कितने प्रकार हो गए दोस्तों? 3 प्रकार हो गए। गणितीय माध्य के कौन से प्रकार हो गए? 3 प्रकार हो गए। पहला प्रकार हो गया समांतर माध्य अथवा औसत। समझ रहे हो ना, यहाँ पे इसके बीच में लिख लेना गणितीय माध्य, ठीक है ना। तो पहला कौन सा हो गया? पहला हो गया जी समांतर माध्य अथवा औसत। ये पहला हो गया, यही अपने को पढ़ना है, ठीक है। दूसरा हो गया गुणोत्तर माध्य, नहीं पढ़ना। तीसरा हो गया हरात्मक माध्य, अपने को नहीं पढ़ना। समझ रहे हो। उसके बाद में स्थिति माध्य। स्थिति माध्य कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है माध्यिका, एक तो होता है माध्यिका, और एक दूसरा क्या होता है बहुलक। माध्यिका पढ़ना है और अपने को क्या पढ़ना है दोस्तों? बहुलक भी पढ़ना है। तो फटाफट से डन कर दो कि हमें बातें समझ में आ रही है। अरे बोलो भाई, यहाँ पे बस यहाँ पे इसमें तो कुछ समझने वाला है ही नहीं दोस्तों। यहाँ पे तो ये थ्योरेटिकल है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन सा पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना? फटाफट से बोलो, फटाफट से। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा और ध्यान कर लेना भाई, यहाँ पे जो समांतर माध्य होता है ना, इसको लिखते हैं एक्स बार से। समांतर माध्य को किससे लिखते हैं? एक्स बार से लिखते हैं। माध्यिका को लिखते हैं कैपिटल एम से। बस ये ध्यान रख लेना थोड़ा सा भाई। बोलो फटाफट से। समांतर माध्य को एक्स बार से लिखते हैं और यहाँ पे माध्यिका को कैपिटल एम से लिखते हैं, और जो बहुलक होता है इसको यहाँ पे किससे लिखते हैं? जेड से लिखते हैं। किससे लिखते हैं जी? जेड से लिखते हैं। ये ध्यान रखना। इसको किससे लिखते हैं? एम से। इसको किससे लिखते हैं? जेड से। और इसको किससे लिखते हैं? एक्स बार से। तो फटाफट से डन कर दो कि हाँ सर, आज के बाद में हम ध्यान रखेंगे कि इनको ऐसा ऐसा लिखा जाता है। बात समझ में आ रही है ना? देखो फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, बात समझ रहे हो ना? अब देखो जी, इसके बाद में अपन बात करें समांतर माध्य की। अब अपन ने देख लिया, इसके बाद में गणितीय माध्य के अंदर अभी मैंने बताया था ना, अरे मैंने आपको अभी बताया था कि नहीं बताया था? क्या बताया था कि गणितीय माध्य 3 प्रकार के होते हैं, परंतु अपने को पढ़ना कौन सा? एक ही पढ़ना है, समांतर माध्य या औसत। अरे अभी बताया था ना, अभी बताया था। ये देखो, समांतर माध्य अथवा क्या बताया था? औसत। समांतर माध्य अथवा औसत बताया था कि नहीं बताया था? बोलो फटाफट से, डन कर दो। अभी डन कर दो। ये देखो, बताया था ना आपको कि अपने को सिर्फ एक ही पढ़ना है। कौन सा? समांतर माध्य अथवा औसत ही पढ़ना है। समझ गए ना? तो अब देखो दोस्तों, अब यहाँ पे शुरुआत होती है किसकी? समांतर माध्य की। अरे भाई, शुरुआत किसकी हो रही है? बोलो। समांतर माध्य की शुरुआत हो रही है। मैंने बोला था एक ही पढ़ना है, यानी समांतर माध्य को ही क्या कह सकते हैं? अथवा लगा के औसत। बात एक ही है। समझ रहे हो? अब सुनो भाई, यहाँ पे देखो, प्रारंभिक आंकड़ों से समांतर माध्य प्राप्त करने के लिए, यानी आपको क्या है कि बहुत सारे आंकड़े दिए रहेंगे, उससे अपने को क्या ज्ञात करना है? समांतर माध्य प्राप्त करना है। तो यहाँ पे प्रारंभिक आंकड़ों से समांतर माध्य प्राप्त करने के लिए सभी आंकड़ों का योग करके प्राप्त, यहाँ पे लिख लेना भाई, प्राप्त करने के लिए सभी आंकड़ों का योग करके उसमें कुल आंकड़ों की संख्या का भाग दिया जाता है। इसे क्या है? औसत। क्या कहते हैं दोस्तों? औसत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? औसत या समांतर माध्य कहते हैं। बोलो फटाफट से, इसे औसत या समांतर माध्य कहते हैं। अरे बात समझ में आ गई ना? तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना कि समांतर माध्य ही अपने को पढ़ना है। मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ। और एक माध्यिका और बहुलक पढ़ना है। अब इसके बाद में देखो जी, समांतर माध्य होता क्या है? समांतर माध्य ये होता है, समांतर माध्य अथवा औसत ये होता है। अरे भाई, समांतर माध्य अथवा औसत क्या होता है? ये होता है, क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। बोलो फटाफट से। समांतर माध्य अथवा औसत क्या होता है? समांतर माध्य अथवा औसत होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। और मैं आपको एग्जांपल देकर भी बता देता हूं, बाकी आगे क्वेश्चन तो अभी चलने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, अब अपना यहाँ पे जो समांतर माध्य के बारे में ये छोटी छोटी बातें आपने देखी है, समांतर माध्य अथवा औसत के आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। जस्ट इसके बाद में दोस्तों अब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं जी। बोलो, बात समझ में आ रही है ना? तो ध्यान से देखना दोस्तों। एग्जाम्पल की मैं बात करूं कि एक क्लास में 10 विद्यार्थी हैं। एक क्लास में कितने विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थी। एक क्लास के अंदर कितने विद्यार्थी हैं जी? 10 विद्यार्थी हैं। समझ रहे हो ना? 10 ले लो, 5 ही ले लो, थोड़ा छोटा ले लो डाटा ना, 5 ही विद्यार्थी ले लो। एक क्लास के अंदर 5 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं जी? 5 विद्यार्थी हैं।
अब सुनना भाई, यहाँ पे एक विद्यार्थी ने देखो 10 प्राप्त किए, एक ने 20 किए, एक ने 30 किए, एक ने 40 किए, एक ने 50 किए। बात समझ रहे हो क्या भाई? क्लास के अंदर 5 विद्यार्थी हैं, एक विद्यार्थी 10 नंबर लेके आया, एक 20 लेके आया, एक 30 लेके आया, एक 40 लेके आया, एक 50 लेके आया। क्वेश्चन क्या पूछेगा? समांतर माध्य ज्ञात करो। या क्वेश्चन क्या पूछेगा? औसत ज्ञात करो। तो औसत अथवा समांतर माध्य, तो इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो अपने को क्या करना है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो फटाफट से जोड़ लो, और जोड़कर ये देखो, ये क्या आंकड़े ही तो है। अरे ये क्या है? दिए गए आंकड़े ही तो है, तो आंकड़ों का योग करके और उन आंकड़ों की संख्या का भाग लगा देंगे। तो यहाँ पे जोड़ दो फटाफट से, इनको जोड़ेंगे, ये कितना आया? 50 आया। इनको जोड़ूंगा 50, ये आया, और 50 ये, इसका मतलब टोटल कितना आया? 150 आया। तो बोलो फटाफट से, आंकड़ों का योग 150 आया। बोलो फटाफट से, आंकड़ों का योग कितना आया? 150 आया। और आंकड़ों की संख्या कितनी है? बोलो 5 है। आंकड़ों की संख्या कितनी है? 5 है। तो यहाँ पे काटो, कितना आया? बोलो 5 तिया 15, बोलो 30 आया कि नहीं आया? अरे बोलो भाई फटाफट से, 30 आया कि नहीं आया? तो यहां तक अब डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब ये 30 क्या आया है? समांतर माध्य आया है अथवा औसत आया है। बोलो बात समझ में आ गई ना? तो दोस्तों ध्यान रखना कि यदि इस तरीके का, यदि समांतर माध्य या फिर औसत का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इसी तरीके से करना है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। औसत बोले तो एवरेज, यानी एक के 10 है, एक के 20 है, एक के 30 है, परंतु वो पूछ रहा है कि एवरेज कितना है प्रत्येक का, वो बताओ। तो प्रत्येक का एवरेज कितना है? 30 है। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को? तो यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और दोस्तों मैं कहता हूं कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और यहाँ पे जिस एग्जाम में ये आता ना, मैं कहता हूँ बिल्कुल इजी टॉपिक है, फ्री फोकट के नंबर है। बात समझ रहे हो ना? तो दोस्तों यहाँ पे आपका कितना आया? समांतर माध्य 30 आ गया। औसत कितना आ गया? 30 आ गया जी। देखो फटाफट से यहाँ तक फटाफट से डन कर दो कि हमें यहाँ तक ये जितना भी थ्योरेटिकल आपने करवाया है, छोटे छोटे पॉइंट्स करवाए हैं, हमें सारी की सारी बातें समझ में आ गई है। देखो दोस्तों एक बार ध्यान से, हाँ जी, बात समझ में आ गई ना? तो अब दोस्तों इसके बाद में जो अपनी जो शुरुआत है ना दोस्तों, अब अपन क्वेश्चनों की शुरुआत कर रहे हैं। अब जितनी भी थ्योरेटिकल चीजें, छोटे छोटे पॉइंट थे ना, अपन ने सारे देख लिए हैं। और ये जो समझ में, अब ये देखो ज्यादा अच्छे से समझ में कब आने वाले हैं? जब अभी अपन क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि उसमें ये सारी बातें यूज होने वाली है। डन कर दो फटाफट से, सारी बातें यूज होने वाली है। देखो फटाफट से, फिर अपन क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। देखो दोस्तों, अब अपन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं जी। बात समझ रहे हो ना? तो देखना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये कहा गया है कि किसी विद्यालय में कक्षा 10वीं में अध्ययन करने वाले 10 छात्रों के गणित विषय में प्राप्तांक क्रमशः 70, 80, 50, 60, 70, 80, 90, 40, 50, 60 अंक है। तो प्राप्तांक का औसत होगा। देखो दोस्तों, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि यहाँ पे जो औसत होता है, यहाँ पे जो औसत होता है वही क्या होता है? समांतर माध्य होता है। जो औसत होता है दोस्तों वही क्या होता है? समांतर माध्य। तो औसत को क्या कह सकते हो? समांतर माध्य। समांतर माध्य को औसत। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, अब यहाँ पे देखो जी, वास्तव में यदि एक तरीके से देखा जाए ना, एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे अपने को क्या निकालना है? समांतर माध्य निकालना है जी। बात समझ में आ रही है? और एक चीज ध्यान रखना, ये भी मैंने आपको बता दिया था कि समांतर माध्य को किससे लिखा जाता है? एक्स बार से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? एक्स बार से लिखा जाता है। अब देखो दोस्तों, औसत क्या होता है? देखो भाई, आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ये यहाँ पे देखो, ये औसत निकालने का तरीका है। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ आंकड़े या कुछ नंबर दिए गए हैं दोस्तों, यदि आपको कुछ वैल्यू दी गई है तो आप उन सब का जोड़ करके, और कितने लोग बैठे हैं यानी कितनी वैल्यू बैठी है उसका क्या कर देते हैं? भाग लगा देते हैं। वहां से आपके पास क्या आता है? औसत आता है, एवरेज आता है। बात समझ में आ रही है ना? वहां से क्या आता है? समांतर माध्य। अगर इस क्वेश्चन में ये पूछता कि इतने इतने ये प्राप्तांक अंक है तो इसका समांतर माध्य ज्ञात करो, तो वास्तव में क्या निकालते अपन? औसत ही निकालते। बात समझ में आ रही है ना? अब देखो जी, यहाँ पे कुछ नहीं करना, सबका जोड़ करना है और कुछ नहीं करना। देखो फटाफट से, पहले कितना है जी? 70 है, फिर कितना है जी? 80 है, फिर कितना है जी?
10 7 है ना, तो बटा में 10 का भाग लगा देंगे। कितना है बोलो रे फटाफट से? 50 है। फिर कितना है? 60 है। फिर कितना है जी? 70 है। और फिर कितना है जी? 80 है। फिर कितना है जी? 90 है। और फिर कितना है जी? 40 है। फिर कितना है? 50 है। फिर कितना है? 60 है। ये तो आपको समझाने के लिए ऐसे मैंने लिख दिया, बाकी अपन तो यहाँ पे डायरेक्ट ही जोड़ेंगे, समझ रहे हो ना। और बटा में कितने का भाग लगा दिया दोस्तों? 10 का भाग लगा दिया। यही आपके पास क्या आ जाएगा? औसत आ जाएगा। औसत का मतलब क्या है? औसत का मतलब क्या है? देखो पहले तो ये समझो कि देखो दो कैंडिडेट है, एक तो ए है और एक बी है। भाई ध्यान से समझना, दो कैंडिडेट है ए और बी है। मैंने ये कहा कि इसका वजन 40 किलो है और दूसरे बंदे का 60 किलो है। मैंने प्रॉपर बता दिया, ए वाला बंदा है उसका वजन 40 किलो है, बी वाला जो बंदा है उसका वजन 60 किलो है। ये तो प्रॉपर वजन है कि एक का 40 है एक का 60 है। दोनों का एवरेज पूछूं, दोनों का एवरेज कितना है? आप ये बोलोगे सर दोनों का एवरेज 50-50 होगा। क्यों? क्योंकि उनका टोटल 100 हो रहा है और फिर अपन ने क्या किया, जितने लोग बैठे उनका भाग लगा दिया, तो वहां से एवरेज आती है। बात समझ रहे हो ना। अब मैंने ये कहा कि एवरेज कितनी होगी, तो आपने कहा सर एवरेज 50-50 होगी। प्रॉपर की बात करें तो एक का 40 है एक का 60 है। बोलो बात समझ में आ गई ना? यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना? अब सुनना भाई, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये तो समझाने के लिए मैंने लिख दिया कि सभी का जोड़ करके आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। बाकी देखो दोस्तों डायरेक्ट यहाँ से इस तरीके से जोड़ो। 8 यहाँ पे देखना, ये कितना आया बोलो? 7 और 8 कितना आया रे बोलो फटाफट से? यहाँ पे ये देखो 15 आ गया। फिर यहाँ पे कितना आया? 15 और 5 20, 20 और 6 कितना आया? 26, और 26 और 7 कितना आया बोलो? 33 आया ना। 33 और 8 कितना आया? 41, 41 और 9 कितना आया बोलो? 50 आया। और फिर 50 और 4 कितना आया? 54 आया। और 54 और उसके बाद में पहले 6 जोड़ दो, 54 और 6 कितना? 60। और उसके बाद में 60 और 5 कितना आया बोलो फटाफट से? 65 आ गया। तो आप एक बात बताओ, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, टोटल कितना आया? 65 आया। और एक बिंदिया तो चल ही रही है, बोलो सही है ना? बात समझ में आ रही है ना? अब यहाँ पे देखो कितने लोग बैठे हैं। लोग यहाँ पे बैठे हैं जी 10। एक बिंदिया से एक बिंदिया कट गई, इसका मतलब बोलो 65 अंक आएंगे कि नहीं आएंगे? इसका मतलब वो एवरेज की बात कर रहा है, यानी सबके एवरेज की बात कर रहा है, सबके एवरेज की बात कर रहा है। इसका मतलब कितना आएगा दोस्तों? 65 अंक। बोलो यही आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा दोस्तों? ए एप्पल आ जाएगा। तो डाउट नहीं होना चाहिए। फटाफट से कमेंट करके बता दो कि सर हमें ये बात अच्छे से समझ में आ गई है। बोलो यहाँ पे क्या है, उसने औसत पूछा है, तो औसत देखो यहाँ पे औसत क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। बात समझ में आ रही है ना? तो सबका योग कर लिया, आंकड़ों की संख्या कितनी है? 10 है, उसका भाग लगा दिया, वहां से क्या आ गया? औसत आ गया। यदि इस तरीके के क्वेश्चन में यदि समांतर माध्य पूछता, इस तरीके के क्वेश्चन में इस तरह यहाँ पे औसत की जगह क्या दे देता? औसत की जगह दे देता कि समांतर माध्य बताओ। औसत की जगह क्या देता? समांतर माध्य बताओ। तो भी क्या करते आप? इन सब का योग करके जितने कैंडिडेट बैठे हैं उसका क्या करते? भाग लगाते। बोलो फटाफट से डन कर दो कि हमें बात समझ में आ गई है। भैया डन कर दो फटाफट से कि हमें बात समझ में आ गई है। ठीक है, तो एक बार देखो फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, आगे बढ़े। अब देखना दोस्तों, इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना दोस्तों। ये क्वेश्चन भी देखो एग्जाम की दृष्टि से अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे ये कह रहा है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम जो 10 विषम संख्याएं हैं उनका समांतर माध्य दोस्तों अपने को ज्ञात करना है। तो आप एक बात बताओ, पहले तो विषम संख्याओं की यदि अपन बात करें तो पहले विषम संख्याएं लिख लो। पहले यहाँ पे विषम संख्याएं पता होनी चाहिए। बोलो फटाफट से। तो विषम संख्याएं बता दो रे। विषम संख्याएं कौन कौन सी? 1 है, फिर 3 है, फिर क्या है? 5 है। बोलो बात समझ में आ रही है ना? फिर कितनी है जी? 7 है, फिर कितनी है? 9 है, फिर कितनी है? 11 है, फिर कितनी है? 13 है, फिर कितनी है? 15 है, फिर कितनी है? 17 है, फिर कितनी है? 19 है। बहुत ही बढ़िया, आप लोग समझ गए होंगे ना। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो सुनो। ये कह रहा है कि प्रथम 10 विषम संख्या, तो यहाँ पे देख लो 3 3 6 3 9। और बोलो फटाफट से डन कर दो कि बोलो डन करके बता दो कि हाँ सर 10 विषम संख्या हमने लिख लिया और हमें बात समझ में आ गई है। अब वो कह रहा है कि जी, अब वो क्या कह रहा है, इनका हमें क्या ज्ञात करना है? समांतर माध्य ज्ञात करना है। बोलो जी क्या ज्ञात करना है? हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। समांतर माध्य ज्ञात करना है। बोलो बात समझ में आ गई ना? तो समांतर माध्य, समांतर माध्य को x बार से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? x बार से लिखा जाता है। समझ रहे हो ना? अब यहाँ पे देखना दोस्तों, समांतर माध्य अभी मैंने बताया था ना कि इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो उसको अपन औसत की तरह ही सोचेंगे। कैसे सोचेंगे दोस्तों? औसत की तरह ही सोचेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, यही आएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने का ये मैं फर्स्ट मेथड बता रहा हूँ जी। इस क्वेश्चन को करने का फर्स्ट मेथड है। अब यहाँ पे देखना
जोड़ लो फटाफट से, जोड़ो इनको, देखो कितना आएगा। देखो इन दोनों को देखो इस तरीके से जोड़ लिया करो ना, थोड़ा इजी हो जाएगा। देखो यहाँ पे अगर नौटंकियां करनी है तो ऐसे लिख लो, 1 प्लस का 3 प्लस का 5 प्लस का 7 प्लस का 9 प्लस का 11 प्लस का 13 प्लस का 15 प्लस का 17 प्लस का। ये तो आप नौटंकियां करवा रहे हो मेरे से। और यहाँ पे बटा में कितने हैं, उसने 10 दे दिया। ये लो जी, बोलो बात समझ में आ रही है ना। अब यहाँ पे ये तो आपको समझाने के लिए लिख दिया, बार बार ऐसा नहीं करना। जोड़ना कैसे है वो सुन लो। आप पहले इन दोनों को जोड़ो, ये कितना आया 10 आ गया ना, ये लो जी। उसके बाद में 9 और 1 इन दोनों को जोड़ दो, फिर ये 10 और आ गया। इसका मतलब आप एक बात बताओ, ये सब यहाँ पे ऐसे लिख लिया करो, 20 तो ये आ गया, ताकि क्या गलती होने के चांस नहीं रहेंगे और क्वेश्चन जल्दी भी हो जाएगा। उसके बाद में आप एक काम करो, इन दोनों को जोड़ लो। इन दोनों को जोड़ूंगा तो 19 ये 11, ये बोलो कितना आया 30 आ गया ना। ये लो साइड में लिख लिया करो, 30 आ गया। ठीक है, इसके बाद में फिर और किन को जोड़ोगे, अब इन दोनों को जोड़ लो पहले। यहाँ पे ये भी कितना आएगा 30 आएगा। ये लो जी, इसको भी मैंने कितना लिख लिया 30 लिख लिया। बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे 30 और 30 60, 60 और 20 कितना आया 80 आ गया। 80 और उसके बाद में इसने कितना और दे रखा है 15 और दे रखा है। तो यहाँ पे बोलो कितना आएगा मेरे पास, कुछ छूट तो नहीं गया ना। अच्छा एक 5 और छूट गया ना। तो यहाँ पे अब इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 20 ये हो गया, 20 ये हो गया। समझ रहे हो ना। ये 5 अभी अपन छोड़ देते इतनी इतनी देर, है ना। तो यहाँ पे बात पता लग गई ना, क्योंकि वो 95 आ रहा था। 95 बटा 10 तो कितना होता है, अरे 95 तो वो वहां पे 9.5 आता, इसलिए यहाँ पे एक 5 छूट गया था। समझ गए ना बात को। तो इस तरीके से ना थोड़ा दोस्तों, यहाँ पे कई बार क्या होता है, आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है ना, थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ पे जोड़ तोड़ का ध्यान रखना। आप एक बात बताओ, ये देखो 30 ये आ गया, 30 ये आ गया, 60 20 ये आ गया, 80 और 20 ये आ गया, कितना आ गया 100 आ गया। इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा दोस्तों 100 आएगा। और 100 बटा में 10 बोलो फटाफट से कितना आंसर आया। ये कट गया तो बोलो कितना आएगा 10 आएगा। दोस्तों यही आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ए एप्पल आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, ए एप्पल आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप लोग देख सकते हो। फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं। अभी अपन ने जो क्वेश्चन किया था ना, बिल्कुल वैसा ही तो क्वेश्चन है। अरे बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, क्योंकि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो समांतर माध्य औसत एक ही बात है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। डन कर दो फटाफट से कि हमें बातें अच्छे से समझ में आ रही है। हाँ जी, बात समझ में आ गई ना। अब देखो जी, अब यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पे एक तरीका और भी लगा सकते हो, एक तरीका और भी लगा सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या इसने क्या दिया है कि देखो प्रथम 10 विषम संख्याएं दी है। क्या दे दिया, प्रथम 10 विषम संख्याएं दे दी। आप क्या सोच सकते हो, यहाँ पे आपको एक मैं और तरीका बता देता हूँ कि यहाँ पे देखो प्रथम पद कितना है, बोलो 1 है। प्रथम पद कितना है जी, 1 है। यहाँ पे ध्यान रखना कि प्रथम पद कितना है 1 है और अंतिम पद कितना है 19 है। तो हमेशा ध्यान रखना कि प्रथम पद प्लस का अंतिम पद बटा में 2। तो यहां से भी क्या निकाल सकते हो आप, समांतर माध्य निकाल सकते हो। बात समझ में आ रही है ना। अरे बात देखो, ये मैंने पहले तमीज से भी बता दिया और अब यहाँ पे मैंने शॉर्ट भी बता दिया। क्या बताया कि प्रथम पद प्लस का अंतिम पद, प्रथम पद देखो यहाँ पे प्रथम पद प्लस का अंतिम पद, प्रथम पद प्लस का अंतिम पद, प्रथम पद प्लस का अंतिम पद, अंतिम पद यहाँ पे ये पद बटा में कितना आएगा 2 आएगा। समझ रहे हो ना। अब आप मेरे को फटाफट से एक बात बता सकते हो क्या, हाँ जी सर पूछो। प्रथम पद कितना है दोस्तों 1 है और अंतिम पद कितना है 19 है। दोनों का योग कितना आया 20 आया। यानी 1 प्लस का 19 कितना आया 20 आया। 20 बटा में 2, इसका मतलब कितना आ गया 10 आ गया। बोलो बात समझ में आ गई क्या। तो आप इस तरीके से भी इसको सोच सकते हो। फटाफट से डन कर दो कि हमें ये बात समझ में आ गई है। प्रथम पद प्लस का अंतिम पद बटा में 2, ऐसे भी सोच सकते हो। बाकी ये वाला तरीका तो है ही है, कर लोगे ना। ओके, बढ़े आगे। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो भाई अच्छा क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो अपन कैसे करने वाले हैं। अब सुनना भी ध्यान से, अब सुनना। यहाँ पे x होता है ना, वो तो मान है। यहाँ पे वो तो आपको कोई मान दे रखे हैं इस तरीके से कि 1 5 1 6 7 8 9 10 11। और दोस्तों यहाँ पे जो y होता है ना, y होता है वो किसका काम कर रहा है, यहाँ पे बारंबारता का। y है वो यहाँ पे किसका काम करेगा दोस्तों, बारंबारता का काम करेगा। y होता है वो यहाँ पे किसका काम करेगा, बारंबारता का काम करेगा। y बारंबारता का काम करेगा, हमेशा ध्यान रखना। और अगर ज्यादा इसको अच्छे से समझना चाहो तो इस y को f से लिख लो। f होती है आवर्ती यानी बारंबारता। बात समझ में आ रही है ना, f आवर्ती बारंबारता। ठीक है, तो आप देखो y चाहे पढ़ा रहने दो, y पढ़ा रहने दो, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जो y वाला है ना वही f है, वही बारंबारता है।
तो मैं बार बार उसको मैं लिखूंगा, मैं पता है क्या करूंगा, मैं लिखूंगा बार बार एफ एफ, आप फिर कंफ्यूज होगे। तो अब कंफ्यूज नहीं होना, आप ऐसे मानो कि यहाँ पे वाई एफ है, एफ वाई है, यानी बारंबारता है। समझ गए ना मेरी बात को? हाँ जी बिल्कुल समझ गए। अब देखना दोस्तों इस क्वेश्चन को अपन कैसे करने वाले हैं, ध्यान से देखना। देखना अब यहाँ पे ना, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, अब पहले क्वेश्चन में दिया क्या है कि निम्न बारंबारता बंटन से समांतर माध्य की गणना कीजिए। क्वेश्चन में क्या दिया है कि निम्न बारंबारता बंटन से समांतर माध्य की गणना कीजिए। तो आप एक बात बताओ, आप एक बात बताओ दोस्तों, यहाँ पे तो लिख लो एक्स वाली बातें, समझ रहे हो ना? मैं थोड़ा सा यहाँ पे और साइड में लिख देता हूँ, यहाँ पे तो लिख लो एक्स वाली बातें। तो यहाँ पे तो आ गया एक्स, बोलो कितना है, 5 है, फिर कितना है, 6 है, फिर कितना है, 7 है, फिर कितना है, 8 है, फिर कितना है, 9 है, फिर कितना है, 10 है, और फिर कितना है जी, 11 है। बात समझ में आ रही है ना? इस तरीके से अपन ने लिख लिया। अच्छा अब देखो जी यहाँ पे क्या लिखना है। अब देखो मैं इस y को क्या कर रहा हूँ, y को f लिख रहा हूँ, क्योंकि f होती है बारंबारता। यहाँ पे कितना आया, बोलो 5 आया, फिर कितना आएगा, 5 के बाद में कितना है, 8 है, फिर कितना है जी, 9 है, फिर कितना है जी, 12 है, फिर कितना है जी, 6 है, फिर कितना है जी, 6 है, फिर कितना है जी, 4 है। हमेशा ध्यान रखना कि जब कभी भी समांतर माध्य का क्वेश्चन पूछे और उसके अंदर x और y दे दिया जाए तो पहले x का y के साथ गुणा करना पड़ेगा, या दूसरी वे में बोलूं तो x का f के साथ गुणा करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब x और y दे दिया जाए, जब x और y दे दिया जाए तो उस कंडीशन में जो समांतर माध्य आता है, जब x और y दोस्तों दे दिया जाए उस कंडीशन में जो समांतर माध्य जिसको अपन x बार से लिखते हैं वो आता है सिग्मा एफ एक्स। क्या आता है, सिग्मा एफ एक्स बटा में क्या आता है, सिग्मा एफ आता है। सिग्मा एफ एक्स बटा में क्या आता है, सिग्मा एफ आता है। बोलो रे फटाफट से, बात समझ में आ रही है क्या? मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि जब कभी भी समांतर माध्य का क्वेश्चन आ जाए और उसके अंदर इस तरीके का वो बना के दे दे और वहां पे एक्स और वाई आ जाए तो हमेशा एक्स और वाई का गुणा करना है। आप यहाँ पे समझ रहे हो ना? मैंने यहाँ पे एफ का मतलब क्या है, एफ का मतलब यहाँ पे वाई है। मैं बार बार वाई को एफ ही लिखूंगा, बारंबारता है वाई। समझ गए ना? हाँ जी। अब एक बात बताओ, यहाँ पे इसका मतलब, यहाँ पे जो मैंने ये वाली बात लिखी है, यहाँ पे ये किसकी डिमांड कर रहा है? ये सर एफ गुणा एक्स की डिमांड कर रहा है। इसका मतलब बोले तो एफ गुणा एक्स बताओ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? फिर यहाँ पे सिग्मा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सिग्मा यहाँ पे सभी के जोड़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो आया हुआ है उन सबको क्या कर दो, जोड़ दो। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो पहले तो आप ना एफ एक्स लेके आओ, यहाँ पे पहले एफ एक्स लेके आते हैं। बोलो कितना आया, 5 5 25, बोलो। फिर यहाँ पे कितना आएगा, 48 आएगा। फिर यहाँ पे कितना आएगा, 63 आएगा। बोलो सही है ना? फिर यहाँ पे कितना आएगा, 96 आएगा। फिर यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा ये आएगा 54 आएगा, 9 का 54, सातवीं में यहाँ पे 63, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, 60 आएगा। फिर यहाँ पे कितना आएगा, 44 आएगा। यहाँ तक डन कर दो कि सर हमें बात समझ में आ गई है। अब इसका टोटल करना पड़ेगा। इसका टोटल क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि सिग्मा एफ का भाग लगाना है। सिग्मा एफ का भाग लगाना है, किसके अंदर लगाना है, सिग्मा एफ एक्स के अंदर लगाना है। तो आप एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, इसका मतलब एफ एक्स का टोटल करना पड़ेगा और एफ का टोटल करना पड़ेगा। एफ एक्स का टोटल करके उसमें एफ का भाग लगाना पड़ेगा और वहां से क्या आ जाएगा, समांतर माध्य आ जाएगा। बोलो अच्छे से, बात समझ में आ रही है ना? तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे क्या आएगा, ये तो है सिग्मा एफ एक्स, ये तो क्या है, सिग्मा एफ एक्स है, और ये क्या है, सिग्मा एफ है। आप बात को समझ गए होंगे? अरे बात को समझ गए? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? अब सुनना, अब जोड़ कर लो यार, इनका जोड़ करना तो आपको आता ही है। देखो यहाँ पे ये कितना आया, 13, 13 और 3 कितना आया, 16, 16 और 6 कितना आया दोस्तों, 22 आया। 22 और 4 कितना आया, 26 आया। 26 और 4 कितना आया, 30 आया। मैं यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ ना, सिग्मा एफ एक्स यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, 30, इसका मतलब 0। कितना बच गया दोस्तों, 3 बच गया ना। ये 3 यहाँ पे होल्ड कर लो ताकि गलती नहीं होगी। फिर यहाँ पे 6, 6 6 12, और 12 और 9 कितना आया, बोलो 21 आया। 21 और 5 कितना आया, 26 आया। 26 और पहले 4 जोड़ लो, 26 और 4 कितना आया, 30 आया।
30 और 6 36, 36 और 3 कितना आ गया दोस्तों 39 आ गया। इसका मतलब ये लो जी 390 आ गया। तो यहाँ पे ये कितना आ गया बोलो फटाफट से, 390 आ गया सिग्मा एफ एक्स। अपन सिग्मा एफ एक्स निकालने में कामयाब हो गए। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था कि समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। समांतर माध्य निकालते हैं, वो निकालते हैं सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ से निकालते हैं। और यहाँ पे एफ है वो वाई का काम कर रहा है, इसका मतलब पहले एफ एक्स का गुणा करना पड़ेगा। सिग्मा यहाँ पे जोड़ को प्रेजेंट कर रहा है कि आप उनको जोड़ो, फिर यहाँ पे एफ का जोड़ करना पड़ेगा, फिर भाग लगाएंगे, फिर समांतर माध्य आएगा। समांतर माध्य को एक्स बार से लिखते हैं। फटाफट से डन कर दो कि हमें ये अच्छे से बात समझ में आ रही है। अब देखो जी इसका टोटल कर लो, यहाँ पे कितना आया बोलो 13, और फिर कितना आएगा 13 और 9 कितना आया बोलो 22 आया, और फिर कितना आएगा 22 और फिर 12 कितना आएगा 22 और 12 34 आ गया। फिर यहाँ पे देखो 34 और 6 कितना आएगा 34 और 6 40 आया, और उसके बाद में 40 और 10 कितना आ गया 40 और 10 कितना आ गया 50 आ गया। इसका मतलब बोलो ये वाला 50 आया कि नहीं आया? अरे बोलो फटाफट से ये वाला 50 आया कि नहीं आया? तो अब देखो दोस्तों यहाँ पे आप सिग्मा एफ 50 निकालने में कामयाब हो गए, कोई डाउट तो नहीं है ना? बस अब तो कुछ भी नहीं, अब तो यहाँ पे मान पुट कर लो। अब तो मान पुट कर लो, एक्स बार बराबर में कितना आया सिग्मा एफ एक्स तो 390 आया, सिग्मा एफ कितना आया दोस्तों 50 आया। अब काट लो, काटना तो आपको आता ही है। ये लो जी बिंदिया से बिंदिया कट गई, 7 पे कटेगा क्या? तो 7 पंचा कितना आया 35, बोलो रे 7 पंचा 35 आया। 4 बच गया, 4 बच गया, तो अब 4 में तो 5 का जाएगा नहीं, बिंदिया लेनी पड़ेगी। 0 आया 40, तो यहाँ पे कितना आएगा 8 पंजा 40, बोलो 7.8 आया कि नहीं आया? अरे बोलो फटाफट से 7.8 आ गया दोस्तों। यही आपका फाइनल आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? बी बबली आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाना चाहिए कि यदि इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, उसमें यदि समांतर माध्य पूछेगा तो क्वेश्चन को कैसे करना है, उसमें बस ये एक ही बात, ये वाली बात ध्यान में रखना, ये वाली बात चलेगी। तो फटाफट से डन कर दो कि हमें ये बात समझ में आ गई है। देखो जी फटाफट से, हाँ जी ओके है ना? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? बढ़े आगे। अब देखो जी, ये देखो, ये देखो वैसा का वैसा ही क्वेश्चन, वैसा का वैसा ही क्वेश्चन, ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए, क्वेश्चन में कोई डाउट ही नहीं रहे जी। इधर देखो, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप एक बात बताओ, अपन ने पहला क्वेश्चन किया था उसमें समांतर माध्य पूछा था, डायरेक्ट आंकड़े थे, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, डन है। दूसरे क्वेश्चन में क्या था, वही कहानी थी, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, बात समझ में आ गई। बट तीसरे क्वेश्चन में समांतर माध्य अलग तरीके से पूछ लिया। समांतर माध्य तो वही पूछा, बट यानी क्वेश्चन का थोड़ा तरीका है वो अलग है। कैसे कि यहाँ पे अपने को इस तरीके से एक सारणी सी बना के दे दी और एक्स और वाई का मान दे दिया, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, एक्स को वाई के साथ गुणा करना पड़ेगा, और फिर क्या करना पड़ेगा, उन गुणा वालों का टोटल करना पड़ेगा और वाई का टोटल करना पड़ेगा, भाग लगाना पड़ेगा, फिर समांतर माध्य आएगा। तो फटाफट से डन कर दो कि हमें ये बातें अच्छे से समझ में आ रही है। अब देखना दोस्तों, अब एक क्वेश्चन आपके सामने और है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। वो आपसे एक्स बार पूछ रहा है, वो आपसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, वो आपसे एक्स बार पूछ रहा है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? अब ध्यान से सुनना भाई, अब ध्यान से सुनना। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे ये एक्स है और ये क्या है जी वाई है, यहाँ पे एक्स वाई देखना, देख रहे हो ना फिर सारे लोग, देखना यहाँ पे एक्स, एक्स का मान देखो कितना, 1 है, फिर कितना है 2 है, फिर कितना है 3 है, फिर कितना है जी 4 है, फिर कितना है जी 5, और फिर कितना है दोस्तों 6 है। समझ रहे हो ना? इसके बाद में फिर क्या है, वाई है, और मैंने बार बार चिल्ला के बोल रहा हूं मैं, वाई, वाई क्या है, एफ है, वाई क्या है, एफ है, और यही क्या है, बारंबारता, यही क्या है, बारंबारता, यही क्या है, बारंबारता। अब एक बात बताओ, अब मैं यहाँ पे दोस्तों क्या लिख रहा हूँ, वाई लिख रहा हूँ, वाई लिख रहा हूं, तो देखो वाई कितना है, यहाँ पे 2 है, फिर कितना है 5 है, फिर कितना है 6 है, फिर कितना है 4 है, फिर 2 है, और फिर कितना है 1 है। बोलो बात समझ में आ रही है ना? अब देखो दोस्तों, यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, देखो यहाँ पे y की जगह क्या लिख लो, f लिख लो, क्योंकि यहाँ पे मैं f लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, मैं f लिख रहा हूँ। ये लो जी, बात समझ में आ गई ना आप लोगों को? तो अब देखना दोस्तों, यहाँ पे अब क्या करना पड़ेगा, अब fx निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि सर हम जानते हैं
सर हम जानते हैं, सर हम जानते हैं कि जो समांतर माध्य होता है, सर हम जानते हैं कि जो समांतर माध्य होता है, सर जो x बार होता है, सर जो x बार होता है वो आता है सर सिग्मा, वो आता है सर सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ आता है। इसलिए सर हमें f का x के साथ गुणा करना पड़ेगा इस प्रकार के क्वेश्चन में। तो देखो दोस्तों यहाँ पे गुणा कर लो फटाफट से, कितना एफ एक्स, देखो यहाँ पे कितना आया 2 आया, फिर कितना आया 10 आया, फिर कितना आया 18 आया, फिर कितना आया 16 आया, फिर कितना आया 10 आया, फिर कितना आया 7 आया। तो फटाफट से डन कर दो कि हमें ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई है। अब देखो दोस्तों क्या करना है, अब यहाँ पे तो सिग्मा एफ एक्स यानी इसका जोड़ करना पड़ेगा और यहाँ पे सिग्मा एफ करना पड़ेगा। बोलो इस बात से सहमत हो कि नहीं हो? अरे इस तरीके का ही मैंने क्वेश्चन पहले करवाया था कि नहीं करवाया था, उसमें भी मैंने यही बताया था। तो यहाँ पे देखो दोस्तों एक क्वेश्चन आपके सामने और आ गया, ताकि कंसेप्ट है वो बिल्कुल आपका अच्छे से तैयार हो जाए, क्वेश्चन आए तो कोई भी डाउट नहीं रहे और नहीं आपका क्वेश्चन गलत हो। अब देखो जोड़ लो, अब जोड़ना कैसे है, जोड़ना तो आपको आता ही है। देखो पहले इन दोनों को जोड़ लो, ये कितना आया 20 आ गया। अरे इन दोनों को जोड़ लो ना, पहले कितना आ गया 20 आ गया, और इसके बाद में फिर अच्छा मल्टी, अरे यहाँ पे 7 नहीं आएगा, यहाँ पे 6 ही आएगा। यहाँ पे इन दोनों को गुणा करेंगे भाई 6 आएगा, 7 नहीं आएगा। अरे समझ रहे हो ना, यहाँ पे मैंने जोड़ दिया, यहाँ पे 7, यहाँ पे कितना आएगा 6 आएगा दोस्तों, यहाँ पे 6 आएगा ना। ये लो जी। अब देखो भाई, अब और कुछ तो हाँ बाकी तो सब सही है। देखो यहाँ पे ये कितना आ गया, ये 20 आ गया, अलग इसको लिख लिया करो इस तरीके से, 20 आ गया। उसके बाद में फिर ये देखो इन दोनों को जोड़ लो, 20 ये और आ गया। बात समझ में आ रही है ना? फिर यहाँ पे इन दोनों को जोड़ लो, ये कितना आ गया 24 आ गया। तो अब यहाँ पे टोटल कर लो ना, कितना आया 20 और 20 40 और 20 60, ऊपर वाले 4 कितना आया 64 आया। इसका मतलब ये मेरे पास कितना आ गया दोस्तों 64 आ गया। अच्छा सिग्मा एफ एक्स 64 आ गया। इसके बाद में अपन इसकी बात करें तो 7 आया, 7 और 6 13, 13 और 4 17, 17 और 3 कितना आएगा दोस्तों 20 आएगा, 17 और 3 कितना आएगा 20 आएगा। इसका मतलब दोस्तों ये मेरे पास कितना आ गया 20 आ गया। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो अब यहाँ पे करना तो कुछ है ही नहीं है, अब तो बस मान ही पुट करना है। देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो x बार बराबर में सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है जी 64 है, सिग्मा एफ कितना है जी 20 है। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो जी यहाँ पे कितना आएगा, 3 पे जाएगा क्या 20 दिया, 3 पे जाएगा। या तो आप ऐसे करो, या तो आप इसको 2 से यानी या तो आप इसको 20 को क्या लिख लो 2 गुणा 10 कर लो, 2 गुणा क्या कर लो 10 कर लो, या फिर डायरेक्ट ही काट लो, पर आप ऐसे ही कर लो ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसको ऐसे लिख लो, इसको ऐसे लिख लो 64 और 2 गुणा में 10 लिख लो यार, ऐसा ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पे ये कट गया, कितना आया बोलो 32 आया। अच्छा एक बात बताओ 32/10 कितना आया दोस्तों 32/10 आया, और 32/10 अगर बटा के अंदर क्या है 10 है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 3.2 आ जाएगा, यही आपका आंसर आएगा। और यहाँ पे दोस्तों इसको यहाँ पे 3.2 कर लो, ये यहाँ पे कितना है 3.2, इसका मतलब दोस्तों कौन सा आपका आंसर आ जाएगा CKT आ जाएगा। तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, फटाफट से डन कर दो कि सर हमें ये बात समझ में आ गई है। और एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, कई बार क्वेश्चन आता हुआ भी गलत हो जाता है। यहाँ पे फ्लो के अंदर देखो यहाँ पे जोड़ मत देना है ना, यहाँ पे क्या करने हैं सारे के सारे मल्टीप्लाई करने हैं, एफ एक्स करना है। तो फटाफट से डन कर दो कि हमें ये बात समझ में आ गई है जी। हाँ जी, तो इसके बाद में देखो दोस्तों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो दोस्तों अभी जो अपन ने क्वेश्चन किया ना बिल्कुल इसके जैसा ही क्वेश्चन है जी। बात समझ में आ रही है ना? अब देखो यहाँ पे क्या है, मैंने आपको पहले यहाँ पे बात क्लियर कर दी है कि जो यहाँ पे दोस्तों y है ना, जो यहाँ पे y है ये क्या है f है, ये क्या है जी f है बारंबारता, ये क्या है जी f है बारंबारता है। बात समझ में आ रही है ना? तो यहाँ पे ये f है बारंबारता है। अब देखना दोस्तों इस क्वेश्चन को अपन देखो, अभी अपन ने इसे पहले किया था वैसे ही करना है क्वेश्चन को। तो फटाफट से एक बात बताओ, यहाँ पे x लिख लें क्या? बोलो जी, यहाँ पे x लिख लिया, x कितना है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर कितना है 6 है जी। अब क्या लिख लें फटाफट से बता दो। अब लिख लो सर आप f लिख लो, यानी बोले तो y लिख लो, बोले तो बारंबारता लिख लो, 2 फिर 5 फिर कितनी 6 फिर कितनी 4 फिर कितनी 2 फिर कितनी 1। अब एक बात बताओ, अब क्या करना पड़ेगा सर एफ एक्स का गुणा करना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि जो समांतर माध्य होता है, मैंने आपको बता दिया
कि दोस्तों जो समांतर माध्य होता है उसको अपन x बार से लिखते हैं, और वो क्या होता है, वो होता है सिग्मा एफ एक्स बटा में कितना होता है, सिग्मा एफ होता है। बोलो बात समझ में आ रही है ना। अब एक बात बताओ दोस्तों, यहाँ पे देखो मल्टी करो, यहाँ पे इन दोनों का मल्टी करो कितना आएगा, 2 आएगा। इन दोनों का मल्टी करो कितना आएगा, 10 आएगा। इन दोनों का मल्टी करो कितना आएगा, 18 आएगा। इन दोनों का मल्टी करो कितना आएगा, 16 आएगा। इन दोनों का मल्टी करो 10 आएगा। इन दोनों का मल्टी करो 6 आएगा। यहाँ से तो सिग्मा एफ एक्स आएगा, बोलो सही है ना। और यहाँ से क्या आएगा, सिग्मा एफ आएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो दोस्तों जोड़ दो फटाफट से, जोड़ेंगे ना तो ये 20 ये आ गया, ऐसे जोड़ दिया करो ना इसको। फिर ये देखो 20 आपके पास ये आ गया, और फिर आपके पास 22 ये आ गया। इसका मतलब देखो यहाँ पे टोटल, इसका मतलब जो सिग्मा एफ एक्स है उसका टोटल बोलो 62 आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, एक्स बार बराबर में कितना आया, 62 आया। अब देखो जी सिग्मा एफ की बात कर रहे हैं, तो सिग्मा एफ को अपन जोड़ लेते हैं। यहाँ पे देखो कितना आएगा, ये आएगा 20 आएगा क्या आपके पास, देख लो यहाँ पे जोड़ो इसको। ये कितना 7, 7 और 6 कितना 13, 13 और 4 कितना 17, 17 और 3 कितना आया 20 आया, 20 आ गया ना। इसका मतलब यहाँ पे कितना आया, 20 आया। अब दोस्तों आप इसको इस तरीके में लिख लो, इसको इस तरीके से लिख लो, 62 बटा में 2 गुणा में 10। बोलो बात समझ में आ गई क्या। अब इसको काट लो जी, यहाँ पे ये कितना आ गया, 31 आ गया। 31 बटा 10 है ना, वास्तव में देखा जाए तो 31 बटा 10 है, बटा में 10 है, तो इसका मतलब यहाँ बिंदिया लग जाएगी। और ये देखो कितना आ गया, 3.1। इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सा आ गया, सी के टी आ गया। बात समझ में आ गई ना, कोई डाउट तो नहीं है ना दोस्तों, डाउट होना भी नहीं चाहिए। देखो इसको फटाफट से फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं जी। और फटाफट से ना ये डन करके भी बता दो भाई, यहाँ पे डन करके बता दो कि सर हाँ मैं बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। ओके बढ़े आगे। देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो दोस्तों घबराना नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को घबराना नहीं है। अब ये मत सोचना कि सर यहाँ पे तो इसने अंतराल दे दिया, यहाँ पे क्या दे दिया, अंतराल दे दिए। अरे अंतराल दे दिए ना तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे अपने को क्या निकालना है, समांतर माध्य ही निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, समांतर माध्य ही निकालना है। सुनो, वर्गीकृत बारंबारता बंटन से निम्न प्रकार अवर्गीकृत बारंबारता बंटन प्राप्त करते हैं। बात समझ में आ रही है ना। अब सुनना भाई ध्यान से, वर्ग अंतराल का यहाँ पे कोई फर्क नहीं है, समांतर माध्य निकालना है अपने को। तो क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य होता है x बार, समांतर माध्य क्या होता है, x बार। ये होता है जी सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा कितना आया, एफ आया। बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ पे प्राप्तांक को तो x से लिख लेना और बारंबारता को f से लिख लेना, क्योंकि यहाँ पे अब इसने डायरेक्ट नहीं दिया, इनडायरेक्ट वे में दे रखा है। ये x है और ये y वाली बात है, जो f होता था बारंबारता होती थी। बात समझ में आ गई ना। अब इसको थोड़ा तमीज से लिख लो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तमीज से, है ना। ये लो जी, यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया, x वाली बातें लिख ली। तो यहाँ पे पहले कितना 5, फिर कितना 15, फिर 25, फिर 35, फिर कितना 45। ठीक है। अब कौन सी बातें आएगी, एफ वाली आएगी। कौन सी बातें आएगी जी, एफ वाली। एफ वाली बात के अंदर कितना आएगा, 5, 8, 20, 14 और कितना आया, 3 आया। बोलो बात समझ में आ गई ना, कोई डाउट नहीं है ना यहाँ तक। अब सुनना भाई, अब सुनना, यहाँ पे क्या आएगा देखो, अब अपने को f गुणा में x तो करना पड़ेगा भाई, f गुणा में x तो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वो कह रहा है कि अवर्गीकृत बारंबारता बंटन प्राप्त करते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्या है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, समांतर माध्य निकालना है। तो यहाँ से तो क्या आएगा, सिग्मा f आएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई करो, 5 5 25, 15 8 120, 25 दूना कितना आया, 50 आया। बोलो यहाँ पे कितना आएगा, 500, 14 5 70, 7 आया, और 14 तिया 42, और 42 और यहाँ पे 70 आ गया क्या, 42 और फिर कितना आएगा 7, 49 आया। इसका मतलब 490, 5 तिया 15, फिर कितना आया, 1 आया, 135 आएगा ना। कितना आएगा जी, 135 आएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, सिग्मा एफ एक्स आएगा। बोलो सही है ना। फटाफट से डन करके बता दो कि हाँ जी हमें समझ में आ रहा है। अब एक बात बताओ, इनको जोड़ लो,
इनको जोड़ोगे ये कितना आया 13 आया, और ये कितना आया 17 आया। तो 17 और 13 कितने हो गए 30 हो गए। 30 और 20 कितने हो गए 50। ये तो आ गया जी 50। बात समझ में आ गई ना, कोई डाउट नहीं है ना। इसके बाद में इनको जोड़ लो, इनको जोड़ोगे तो आप एक काम करो, पहले 3 वालों को जोड़ लो, है ना। तो यहाँ पे 0 0 0 फिर कितना आया 5 आया। एक 25 को छोड़ दो एक बार, है ना, फिर लास्ट में जोड़ देंगे। फिर 2 फिर 0 फिर 9 9, देखो 9 और 2 11। यहाँ पे ना 2 2, यहाँ पे क्या है कि आप पहले 2 वाले जोड़ लो, है ना। 3 वाले जोड़ लो, 2 वाला तो एक है ना, 3 वालों को जोड़ दो। तो यहाँ पे कितना 9 और 2 11, और 11 और 3 यहाँ पे कितना आया 14। 14 का कितना आया 4, कितना बच गया 1। 1 और 1 कितना आ गया यहाँ पे 2। 2 और 1 3, 3 और 4 कितना आएगा 7। 7 और 5 कितना आया 12। 1245, और 1 25 और बचा हुआ है। तो यहाँ पे ये लो थोड़ा क्या जोड़ना इजी हो जाएगा। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को, इस तरीके से जोड़ लिया करो थोड़ा ना। तो यहाँ पे देखो पहले 5 जोड़ लो तो कितना आएगा 1250 आया। 20 और जोड़ दिए 1270 आ गया। कितना आया जी 1270 सिग्मा एफ एक्स का मान आ गया। अब एक बात बताओ, यहाँ पे अपने को क्या निकालना है एक्स बार निकालना है। क्या निकालना है जी बोलो एक्स बार निकालना है। तो यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आएगा 1270 आएगा। अच्छा सिग्मा अब एफ कितना निकाल रखा है अपन ने दोस्तों 5 निकाल रखा है। इसका मतलब उम्मीद करता हूं कि पॉइंटों में आना चाहिए, है ना। उम्मीद क्या करता हूं, उम्मीद यहाँ पे तो आएगा इसी तरीके से। 0 से 0 कट गया, यहाँ पे कितना आएगा 5 दूनी 10, फिर कितना बच गया 2 बच गया, फिर कितना आएगा 5 5 25। समझ रहे हो ना। फिर 2 फिर 25, फिर 2 बच गया, फिर एक बिंदिया का क्या आएगी 0 आएगी, बिंदिया की क्या आएगी 0 आएगी, और फिर कितना आएगा 5 चौका 20 आएगा। इसका मतलब 25.4। यही आपका क्या आ गया दोस्तों आंसर आ गया। बोलो यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना, कर लोगे ना। तो यहाँ पे ऑप्शन है क्या 25.4 वाला ए एप्पल है। तो आप एक बात बताओ दोस्तों, अभी तक मैंने इस तरीके के 3 क्वेश्चन करवाए, 2 सारणी वाले। भाई वो पहले वाले 2 क्वेश्चन तो अलग थे कि यानी यदि सीधे आंकड़े दिए हो तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, पहले दोनों क्वेश्चन हो गए। उसके बाद में 2 क्वेश्चन वो सारणी वाले थे, उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ था एक्स और वाई, वाई को एफ लेना था क्योंकि वो बारंबारता थी, एफ एक्स का गुणा करना था, फिर एफ एक्स का सबका टोटल करके एफ का भाग लगाना था। 2 क्वेश्चन अपन ने वो किए थे। और यहाँ पे यदि इस 5वें क्वेश्चन की नेक्स्ट की बात करें तो इसमें क्या है कि ये नए टाइप का क्वेश्चन है। क्या नए टाइप का है कि ये बात इसने डराने के लिए दे रखी है अपने को, तो सिर्फ यहाँ से x और y यानी बोले तो f से मतलब है। बात समझ में आ गई ना। तो फटाफट से डन कर दो कि सर हमें ये क्वेश्चन जितने हैं वो सारे के सारे बिल्कुल हमें अच्छे से समझ में आ गए हैं, हमें कोई भी डाउट नहीं है। अरे यहाँ पे और यहाँ पे ना एक छोटी सी बात लिख लेना, प्राप्त करते हैं तो समांतर माध्य ज्ञात करो। तो समांतर माध्य ज्ञात करो। ये वाली दोस्तों ये वाली बात लिख लो, है ना, ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी। तो फटाफट से डन कर दो सारे के सारे कि बिल्कुल हमें ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ रहे हैं। देखो देखो भी फटाफट से देखो, फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं इसी क्रम में। हाँ जी, इसके बाद देखो दोस्तों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखो यहाँ पे जो अभी आपके सामने क्वेश्चन है ना, देखो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्न चर मानों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अपने को माध्यिका वाला क्वेश्चन अपने सामने है। तो एक बात बताओ दोस्तों, यहाँ पे अपन माध्यिका कैसे निकालेंगे, पहले इसके बारे में दोस्तों छोटी छोटी कुछ बातें जानना जरूरी है। जब माध्यिका ज्ञात करनी हो तो दिए गए मानों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। समझ रहे हो ना कि जब माध्यिका ज्ञात करनी हो तो दिए गए मानों को किस में व्यवस्थित करते हैं दोस्तों, आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। जब माध्यिका का नाम आएगा सबसे पहले अपने को ये काम करना पड़ेगा।
बोलो बात समझ में आ रही है ना। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर भी दो कंडीशन होती है, माध्यिका के अंदर भी दो कंडीशन होती है। और दोस्तों फटाफट से ये बताओ कि माध्यिका को अपन किस से लिखते हैं दोस्तों, कैपिटल एम से लिखते हैं। किस से लिखते हैं जी, कैपिटल एम से लिखते हैं। बात समझ में आ रही है ना। अब यहाँ पे दो कंडीशन क्या है वो सुनना भाई, यहाँ पे दो कंडीशन ये है, एक तो है कि जब पदों की संख्या क्या हो भाई, अलग अलग पदों की संख्या विषम हो तो क्या होगा। तो फर्स्ट ए पॉइंट है कि पदों की संख्या, यदि पदों की यदि पदों की संख्या विषम हो, यदि पदों की संख्या विषम हो तो क्या होने वाला है, यदि पदों की संख्या विषम हो तो, यदि पदों की संख्या दोस्तों विषम हो तो वहां पे आप किस तरीके से माध्यिका निकालोगे, n+1/2 वहां पद, इस तरीके से वहां पद। अरे बात समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे जो माध्यिका निकलेगी वो इस तरीके से निकलेगी। अच्छा सर अब हमें सेकंड पॉइंट बताओ। तो देखो दोस्तों सेकंड पॉइंट की यदि मैं बात करूं, यदि मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं तो सेकंड पॉइंट पता है यहाँ पे क्या होने वाला है कि जब पदों की संख्या, जब पदों की संख्या सम हो, जब पदों की संख्या क्या हो दोस्तों बोलो, जब पदों की संख्या सम हो तो माध्यिका कैसे निकलेगी, तो यहाँ पे कुछ अलग कंडीशन लगेगी। और वो कंडीशन क्या लगेगी, n/2 वहां पद प्लस में n/2 + 1 वहां पद, और बटा में कितना आएगा दोस्तों, 2 आएगा। बटा में कितना आएगा, 2 आएगा। अरे आप मेरी बात को समझ रहे हो ना। यहाँ पे इस तरीके से ये आएगा जी, और यहाँ पे इस तरीके से ये वाली बात आएगी। बोलो फटाफट से। तो हाँ या ना, फटाफट से हाँ या ना में मेरे को बता दो कि हाँ सर हमें अच्छे से समझ में आ रहा है। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अभी अपन के सामने अपन ने क्वेश्चन देखा था माध्यिका वाला, ठीक है। तो माध्यिका वाले क्वेश्चन के अंदर पहले हमें छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए, उसके बाद ही अपन क्या कर सकते हैं, माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं। हाँ या ना बोलो। अच्छा माध्यिका में क्या होता है कि सबसे पहले तो जो दिए गए मान हैं उनको एक क्रम में व्यवस्थित करना होता है, ये बात सबसे पहले आपके माइंड में आनी चाहिए जी। अभी क्वेश्चन करवाऊंगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद में माध्यिका के अंदर क्या है दोस्तों, दो कंडीशन होती है। कौन कौन सी कंडीशन होती है, दो, कि एक तो पदों की संख्या विषम हो तो क्या होगा, और एक पदों की संख्या सम हो तो क्या होगा। यदि दोस्तों पदों की संख्या विषम हो तो माध्यिका निकालेंगे n+1/2 वहां पद से, और यदि पदों की संख्या सम हो तो माध्यिका कैसे आएगी, n/2 वहां पद प्लस का n/2 + 1 वहां पद, बटा में कितना आएगा जी, 2 आएगा। तो फटाफट से डन कर दो कि हाँ सर इतनी बात हमें समझ में आ गई है। बाकी अभी इसी तरीके के आगे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्वेश्चनों में अपने को और अच्छे से पता लग जाएगा कि वास्तव में पदों की संख्या सम और विषम हो तो क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो ध्यान से देखना दोस्तों, ध्यान से देखना। अभी क्वेश्चन आ रहा है जी, देखो यहाँ पे विषम वाले का तो अपन, विषम वाले का तो एग्जांपल मैं आपको यही बता देता हूँ। विषम वाले का तो एग्जांपल ये लो जी, यहाँ पे देखो जैसे 1 2 3 4 और 5 है। यहाँ पे देखो पदों की संख्या क्या है, बोलो विषम है ना, बोलो फटाफट से। अच्छा पदों की संख्या यदि विषम हो तो माध्यिका कैसे निकालते हैं, तो फटाफट से आप ये सोचोगे कि हमें सर ने ये बताया था कि n+1/2 वहां पद से आएगा। तो यहाँ पे कितने पद है, 5 प्लस का 1 बोलो रे, और यहाँ पे बटा में कितना आएगा, बटा में कितना आएगा जी, 2 वहां पद आएगा। इसका मतलब 6/2, इसका मतलब कौन सा, तीसरा पद। कौन सा आएगा, तीसरा पद। और आप एक बात बताओ, यहाँ पे तीसरा पद कितना है, 3 है क्या। अरे यहाँ पे तीसरा पद कितना है, 3 है क्या। तो बस दोस्तों यही बात आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे जो आपका जो माध्यिका आया है तो यहाँ पे कितनी, 3। बोलो बात समझ में आ रही है, कोई डाउट तो नहीं है ना। तो दोस्तों जब विषम दिया हो, जब पदों की संख्या या जो दिए गए आंकड़े हैं वो यदि पदों की संख्या आंकड़े विषम में हो तो आपको किस तरीके से निकालने हैं दोस्तों, n+1/2 वहां पद से निकालने हैं। फटाफट से डन कर दो। और यदि सम हो तो इस तरीके से, बोलो भाई। अच्छा पहले इसको देख लो फटाफट से, इसको एक बार ढंग से देख लो, फिर मैं क्वेश्चनों की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ जी ओके है। अब देखना भाई, अब ये देखो, अब क्वेश्चन की शुरुआत हो गई है, माध्यिका वाले क्वेश्चन की शुरुआत हो गई है। तो माध्यिका वाले क्वेश्चन के अंदर आप क्या बोलो फटाफट से कि सर ने हमें क्या बताया था कि पहले दिए गए जो मान है,
जो दिए गए मान है इनको एक क्रम में व्यवस्थित कर लिया जाए, है ना। अब क्रम में व्यवस्थित करोगे या तो देखो, या तो देखो सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट कर दो, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, या फिर बड़े से स्टार्ट कर दो, बड़ा फिर थोड़ा छोटा, फिर थोड़ा छोटा। देसी भाषा में ऐसे याद रखना है, समझ रहे हो ना। देसी भाषा में ऐसे याद रखना है। जब भी माध्यिका, यहाँ दोस्तों क्या है कि आप शब्दों के चक्कर में उलझ जाओगे, शब्दों के चक्कर में नहीं पढ़ना। वो तो एक मैंने लिखा दिया कि आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो, मात्र औपचारिकता थी, समझ रहे हो ना, वो मात्र औपचारिकता है। यदि आपको लॉन्ग टाइम तक यदि ये बातें याद रखनी है तो इसी तरीके से सोचोगे कि इनको एक क्रम में व्यवस्थित करना है, बात खत्म। तो क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो देखो सबसे छोटा कौन सा है, बोलो इनमें से। सबसे छोटा है दोस्तों 31, तो पहले यहाँ पे क्या आया, 31 आया, कोमा। इसके बाद में 31 से, इस पर राउंड लगा लेना साथ के साथ। 31 से थोड़ा सा बड़ा क्या है दोस्तों, 32 है। ये लो जी, यहाँ पे 32 आया। अच्छा 32 से थोड़ा सा बड़ा क्या है जी, अच्छा सबसे छोटा 25 भी बैठा है क्या, ये देखो दोस्तों 25 भी बैठा है। तो यहाँ 31 से पहले क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, समझ रहे हो ना। अच्छा 25 आ गया, 31 आ गया, 32 आ गया। 32 से थोड़ा सा बड़ा कौन सा बैठा है जी, 37 बैठा है। तो ये लो जी, यहाँ पे 37 आ गया, समझ रहे हो ना। फिर 37 से थोड़ा सा बड़ा कौन सा बैठा है जी, 39 बैठा है। तो ये लो जी, यहाँ पे कितना आ गया, 39 भी आ गया। फिर 39 से थोड़ा सा बड़ा कौन सा बैठा है, 42 बैठा है, 42 भी आ गया। फिर इससे बड़ा 42, फिर 43, और फिर इसके बाद में कितना आया, 45 आया। फिर इसके बाद में कितना आया, 46 आया। बोलो बात समझ में आ रही है ना, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना। अब देखो दोस्तों, ये एक क्रम में व्यवस्थित हो गया, ये एक क्रम में व्यवस्थित हो गया। अरे समझ रहे हो ना, छोटा फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, क्रम में व्यवस्थित हो गया। तो जब जब माध्यिका का नाम आ जाएगा तब तब पहले आपके माइंड में ये आना चाहिए कि हमें क्रम में लिखना है, लिखना है, वरना क्वेश्चन आता हुआ भी गलत करके आ जाओगे। बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे देखो, अब अपने क्या कर रहे हैं, अब पद तो अपने अब काउंट करेंगे कि सम है का विषम है, हाँ या ना। अब एक बात बताओ, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा इसका मतलब 9 पद है। कितने पद है जी, 9 पद है। अच्छा माध्यिका निकालनी है तो अभी बताया था कि नहीं बताया था कि जब पदों की संख्या, जब पदों की संख्या, जब पदों की संख्या क्या हो, विषम हो, जब पदों की संख्या विषम हो तो, जब पदों की संख्या क्या हो, जब पदों की संख्या क्या हो दोस्तों, विषम हो तो क्या होने वाला है, तो ये होने वाला है कि n+1 बटा में 2 वहां पद। बोलो मेरी बात सही है क्या, अरे फटाफट से डन कर दो कि हाँ जी बात हमें समझ में आ रही है। तो एक बात बताओ, पद कितने हैं, 9 है। अरे पद कितने हैं, 9 है, और प्लस का कितना 1 आया, बटा में कितना आएगा 2। बोलो 10/2, यहाँ पे कितना, बोलो 5वां पद आएगा कि नहीं आएगा। अरे भाई 5वां पद आएगा कि नहीं आएगा, इसका मतलब 5वां पद है ना, 5वां पद। तो यहाँ पे देखो फटाफट से, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां, इसका मतलब कितना आया, 39 आया। तो दोस्तों यही आपका m है और यही आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। तो फटाफट से डन कर दो कि सर हमें ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। और यहाँ पे कब आएगा, जब यहाँ पे मैंने ये वाली बातें बताई है, ये वाली बातें बताई है, तब आपको दोस्तों अच्छे से समझ में आएगा। जिसने ये ढंग से समझ लिया माध्यिका वाला, उसको आगे क्वेश्चनों में कोई दिक्कत है नहीं आने वाली है। अक्सर एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन है पूछे भी जाते हैं। बोलो फटाफट से। और एक ये तो क्या है, मैंने थोड़ा आपको तमीज से बता दिया, समझ रहे हो ना। और एक चीज ध्यान रखना, जब कभी भी माध्यिका वाला क्वेश्चन आए, पहले उन आंकड़ों को क्रम में व्यवस्थित करना, और क्रम में व्यवस्थित करने के बाद में जो बीच में बैठा है ना, विषम वाले की बात कर रहा हूं, जो बीच में बैठा है ना, बीच में बैठा है वही आपका आंसर होगा। ये डायरेक्ट सोचने का तरीका है। आप एक बात बताओ, कितने लोग बैठे हैं, अरे आप एक बात बताओ कितने लोग बैठे हैं, 9 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4। आप एक काम करना, माध्यिका के अंदर विषम वाली बात आ जाए, 9 लोग बैठे हैं, 4 तो लेफ्ट हैंड से छोड़ देना, 4 राइट हैंड से छोड़ देना, जो बीच वाला आएगा वही माध्यिका आएगा, वही एम आएगा। ये देसी तरीका है सोचने का। तो फटाफट से डन कर दो कि हाँ सर हमें ये बात भी समझ में आ गई है। देखो फिर, हाँ जी ओके है ना, यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना भाई, यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करो। आप फटाफट से, अब तो आपके ही आंसर आने चाहिए कि सर ने हमें क्या बताया था, सर ने हमें ये बताया था कि सबसे पहले इनको एक क्रम में व्यवस्थित करना है। क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो सबसे छोटा क्या है, 20 है,
सबसे छोटा क्या है जी 20 है, ये लो जी। इसके बाद में 20 से थोड़ा सा बड़ा देखो, 20 से थोड़ा सा बड़ा कितना है 22 है, थोड़ा सा बड़ा कितना है जी 22 है, 22 से बड़ा कितना है 23 है, तो 22 से बड़ा कितना है 23 है, और 23 से बड़ा कितना है जी 25 है, 23 से बड़ा कितना है जी 25 है, और 25 से बड़ा कितना है जी 26 है, 25 से बड़ा कितना है जी 26 है, और फिर 26 से बड़ा कितना है जी 28 है, 26 से बड़ा क्या है जी 28 है। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? फिर 28 से बड़ा क्या है जी 31 है, 28 से बड़ा 31 है ना, 31 है। 31 से बड़ा क्या है जी 31 से बड़ा क्या है जी 32 है, 32 से बड़ा क्या है जी 34 है, 34 से बड़ा क्या है जी 35 है। बोलो बात समझ में आ रही है ना, कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक? अब एक बात बताओ फटाफट से मुझे ये बता दो कि यहाँ पे क्रम में व्यवस्थित हो गया क्या? हाँ जी सर, क्रम में व्यवस्थित हो गया। अब देखो जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एक बात बताओ, पदों की संख्या सम है कि विषम है? अरे पदों की संख्या क्या है? सम है। ये मैंने आपको बताया था, जब पदों की संख्या क्या हो, बोलो भाई फटाफट से, जब पदों की संख्या, मैंने आपको ये बताया था, जब पदों की संख्या, जब पदों की संख्या क्या हो? सम हो। जब पदों की संख्या सम हो तो बोलो मैंने क्या बताया था? मैंने आपको अभी डायरेक्ट भी बता दूंगा, टेंशन मत लो। मैंने ये बताया था n/2 वहां पद, बोलो फटाफट से n/2 वहां पद, n/2 + 1 वहां पद, 1 वहां पद, और बटा में कितना बताया था? 2 बताया था। बोलो ये बातें अपन ने की है कि नहीं की है? अरे यहाँ पे मैं क्या समझा रहा हूँ आपको? यहाँ पे ये समझा रहा हूँ कि जब पदों की संख्या कैसी हो? सम हो, तो क्या आएगा? n/2 वहां पद प्लस का n/2 + 1 वहां पद, बटा में कितना आएगा? 2 आएगा। फटाफट से डन कर दो। हाँ सर आपने बताया था। अब एक बात बताओ, यहाँ पे अपन ने n की देखी तो n यहाँ पे कितना है? 10 ही तो अभी काउंट किया था ना। पदों की संख्या कितनी है दोस्तों? 10 है यहाँ पे। तो एक बात बताओ, एक बात बताओ, यदि 10 है यहाँ पे, तो यहाँ पे n, जहां जहां n है वहां वहां मान रख दूं ना, तो यहाँ पे 10 रखोगे तो एक बात बताओ कितना आएगा? ये लो थोड़ा तमीज से देखना है तो 10/2 वहां पद, 10/2 वहां पद, प्लस का 10/2 + 1 वहां पद। ये तो सारी की सारी नौटंकियां हैं, आंसर तो आ ही गया। और बटा में कितना आएगा? 2 आएगा। अरे ये तो आ ही गया। अब एक बात बताओ कि कौन सा पद आया? 5वां पद, 5वां पद प्लस का, अब यहाँ पे इसको काटो, इसको यहाँ पे काटा, कितना? 5 5 रे कितना है? इसका मतलब 6वां पद, 5वां पद 6वां पद। अरे 5वां पद प्लस का 6वां पद, बटा में कितना आएगा? 2 आएगा। यही आपका क्या आएगा? माध्यिका आएगी। कब? जब पदों की संख्या सम होगी। अब आप एक बात बताओ, पांचवा पहला दूसरा देखो, यहाँ पे 5वां पद देखो भी कौन सा है? यहाँ पे देख लो 5वां पद आपके पास कौन सा है जी? 26 है। और यहाँ पे छठा पद कौन सा है? 28 है। तो इसका मतलब कितना आएगा? इसका मतलब आएगा 26 प्लस का 28, बटा में कितना आएगा? 2 आएगा। बोलो फटाफट से। इन दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 54 आएगा। कितना आएगा जी? 54 आएगा। और बोलो फटाफट से 54/2, तो यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों? 27 आ गया। कितना आ गया? 27 27। यही आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ए एप्पल आ जाएगा। तो फटाफट से डन कर दो कि सर हमें ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई है। आप इसको देखो, फिर मैं भी डायरेक्ट बात और बता देता हूँ देसी तरीके से कि डायरेक्ट कैसे याद रखना है। हाँ जी, फटाफट से डन कर दो। समझ में आ गई ना बात? तो माध्यिका वाले दोस्तों अपन ने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। कौन कौन से? यदि पदों की संख्या सम हो तो कैसे करेंगे, यदि पदों की संख्या विषम हो तो कैसे करेंगे। यदि पदों की संख्या विषम हो तो n + 1/2 वहां पद करेंगे, या फिर देसी तरीके से क्या है कि बीच वाला उठा लो, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बराबर बराबर छोड़ दो। जैसे 9 था, 4 एक साइड 4 एक साइड, बीच वाला। ये तो कब? जब पदों की संख्या विषम हो। जब पदों की संख्या सम हो तो ये वाली बात करेंगे, n/2 वहां पद प्लस का n/2 + 1 वहां पद, बटा में 2 आएगा। और यहाँ पे इस तरीके से मैंने आपको पूरा तमीज से बता दिया है। अब देखो दोस्तों डायरेक्ट कैसे सोचेंगे। आप एक बात बताओ, इसमें भी यही कहानी है। कैसे? इसमें 10 लोग हैं। कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। पहले 4 वाले एक साइड कर दो, लास्ट 4 वाले एक साइड कर दो, बीच वालों को दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगा दो, वही आपका क्या आ जाएगा दोस्तों? m आ जाएगा। अरे वही आपका क्या आ जाएगा? m आ जाएगा। मेरी बात को समझ रहे हो? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मेरी बात को समझ रहे हो ना? मैं दोस्तों ये कहना चाह रहा हूं कि यदि पदों की संख्या विषम हो तो बीच वाला आ जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में
या बराबर बराबर छोड़ दो, जैसे 9 वाला था 4 एक साइड छोड़ दिया, 4 एक साइड छोड़ दिया, बीच वाला आ गया। और दोस्तों जब पदों की संख्या सम हो तो कैसे करेंगे, तो भी कहानी वही रहेगी, परंतु करना क्या है, करना ये है जैसे इस क्वेश्चन में 10 है तो अपन ने लेफ्ट हैंड साइड में 4 छोड़ दिया, राइट हैंड साइड में भी 4 छोड़ दिए और बीच वाले दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगा दिया, वही आपकी क्या आ गई, माध्यिका आ गई है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि विषम वाले के अंदर माध्यिका कैसे आएगी और सम वाले के अंदर माध्यिका कैसे आएगी। अब कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने आपको दोनों डिटेल से भी बता दी और देसी तरीके से भी बता दिए हैं और अक्सर इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं। तो फटाफट से डन कर दो कि हाँ सर हमें इस क्लास के अंदर सारी की सारी बातें शुरू से लेके अब तक हमें सारी बातें समझ में आ गई, हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। तो दोस्तों इस क्लास में अपन यहीं तक करेंगे और नेक्स्ट क्लास में अपन इसी क्वेश्चन सीरीज के साथ अपन आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।